चलो, नमस्कार सभी को। और आज हम यहाँ पर जो 12th क्लास की भौतिक विज्ञान है उसका पहला और दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो चैप्टर आते हैं अपने 12th क्लास में, पहला आवेश और विद्युत क्षेत्र, दूसरा विद्युत विभव और संधारित्र। तो उनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की महत्वपूर्णता से कितने कितने कैसे कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश निम्न में से किसके बराबर होता है? प्रकृति में उपस्थित कोई भी वस्तु हो जो आवेशित वस्तु है तो उस पर जो आवेश है वो किस मान का होगा या किसके बराबर होगा? तो इसके लिए हमने पढ़ा था आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कोई भी निकाय है उस पर जो कुल आवेश है वो सदैव एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। ये तो है उस निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या यूं समझे कोई भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कैसे होंगे? पूर्ण गुणज होगा। यानी ये n का मान जो है वो 1, 2, 3 ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन कभी भी 1/2, 3/4 ऐसी संख्या नहीं होगी। तो ऑप्शन दे रखा है आपको आवेश के न्यूनतम मान का अर्ध गुणज, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, शून्य होगा। शून्य आवेश कोई भी निकाय है तो उसका आवेश शून्य तब होगा जब उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसका नेट आवेश जो है वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखें। किसी उदासीन चालक गोले की कल्पना कीजिए। एक ऐसा चालक गोले मानना है जो कैसा है? उदासीन है। तो उदासीन चालक गोले की कल्पना करनी है और गोले के बाहर एक धनावेशित बिंदु आवेश रखना है। तब आपसे पूछा है कि जो गोला है उस गोले पर कुल आवेश कितना होगा। देखो ये कह रहा है कि ऋणात्मक आवेश होगा एवं गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। ऋणात्मक तथा केवल बिंदु आवेश के समीप होगा। ऋणात्मक तथा गोले की संपूर्ण सतह पर असमान रूप से वितरित होगा और शून्य। देखो गोला जो है वो किसकी बात हो रही है? उदासीन गोले की। तो उदासीन गोले पर कोई भी आवेश ज्यादा नहीं होता है, धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होते हैं। उसका नेट आवेश सदैव कितना होता है? शून्य होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, देखें। समान आवेश से आवेशित एक जैसे दो आवेशित गोलों के मध्य बल लग रहा है F। यदि एक गोले से 50% आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल कितना होगा? नया बल उन दोनों गोलों के बीच में कितना होगा? तो देखो मान लेते हैं हमने दो गोले हैं हमारे पास और दोनों पर समान आवेश है। दोनों पर आवेश कैसा है? समान आवेश। तो मान लिया दोनों पर ही Q आवेश उपस्थित होगा और इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो बल कितना है? F बल कार्य कर रहा है। फिलहाल ये व्यवस्था हमें दे रखी है, दो समान आवेशित गोले हैं और दोनों के बीच में F बल कार्य कर रहा है। अब वो कह रहा है कि यदि एक गोले से 50% आवेश, मान लो इस गोले से 50% आवेश जो है वो हमने स्थानांतरित कर दिए दूसरे गोले पर, तो अब यहां आवेश की जो मात्रा है वो रह गई हमारे पास Q/2। जितने भी आवेश थे उनके आधे आवेश रह गए क्योंकि 50% आवेश हमने दूसरी ओर स्थानांतरित कर दिए और इधर Q आवेश पहले से थे और Q/2 आवेश हम और लेके आ गए। अब टोटल आवेश कितने हो गए? 3Q/2। यही होगा भाई, Q तो पहले से थे और प्लस में Q/2 हम और लेके आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 3Q/2 आवेश हो गए। अब कह रहा है कि नया बल कितना होगा। तो बल हम जानते हैं, देखो पहले की स्थिति में यह था कि F बल कार्य कर रहा था,
दोनों के आवेश कितने थे, Q1 और Q2, दोनों ही कैसे हैं, Q के बराबर है, और दोनों के मध्य की दूरी हमने मान ली कितनी है, R स्क्वायर। दोनों के मध्य की जो दूरी है वो मान ली हमने R है। अब देखो नया बल, उसको लिख देते हैं हम F डैश के, यहां पर नियतांक है ही। अब आवेश कितने कितने हो गए, देखो यहां Q की जगह आवेश हमने रख दिया Q/2, क्योंकि 50% आवेश हमने दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिए, और दूसरे पर जो Q2 है वो हो गया 3Q/2, और दूरी दोनों के बीच की फिलहाल वही है, तो उसको हम लिख देते हैं R स्क्वायर। तो हमारे पास कुल मिला के यहां आ गया 3/4 के Q अपॉन में R स्क्वायर, और इसका मान हम जानते हैं वो था हमारे पास पहले जो बल कार्य कर रहा था उसके बराबर, F के बराबर, के Q अपॉन में R स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अब नया जो दोनों के बीच में बल कार्य करेगा वो कितना करेगा, 3/4 F के बराबर। जो पहले जितना भी बल कार्य कर रहा था उसका कितना हो जाएगा, 3/4 गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन आपको कि निर्वात में R दूरी पर रखे दो आवेशों में F बल कार्य कर रहा है। निर्वात में दो आवेश रखे हैं, मान लिया Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R है, और दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है, F बल है। एक परावैद्युत माध्यम में, एक परावैद्युत माध्यम जो भरा हुआ है उसमें जब हम इन आवेशों को रखते हैं तो इन समान बल के लिए इनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी जब आप परावैद्युत माध्यम में रखते हो तब भी जो बल है वो बल तो F ही कार्य होना चाहिए, दोनों के बीच में बल तो F ही कार्य करना चाहिए। दूरी भले ही बदल दो, आप बीच की दूरी चेंज कर सकते हो, तो नई दूरी क्या हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं भाई नई दूरी जो है वो मान लिया हमने R हो गई, कैपिटल R हो गई। पहले स्मॉल r दूरी थी, अब हमने मान लिया कि नई दूरी क्या हो गई, कैपिटल R। जो परावैद्युतांक में हमने रखा है वो K/2 नहीं है, ये K परावैद्युतांक है, केवल K है। परावैद्युतांक कितना है, K है। चलिए फिर हम देख लेते हैं। देखो पहले जो बल लग रहा था दोनों के बीच में वो कितना था, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कुलाम बल से हम जानते हैं यही होता है दोनों के बीच में, दो स्थिर आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो नया बल है वो भी इसके बराबर ही होगा, पहले F बल कार्य कर रहा था इतना, नया बल जो है वो भी इसके बराबर ही होगा, लेकिन अब हमने यहां पर परावैद्युतांक माध्यम भर दिया है। तो देखो इस K की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो K है इसका जो मान होता है वो कितना होता है, देखो यहां तो मैं लिख देता हूं K Q1 Q2 अपॉन में नई दूरी जो है वो कितनी हो गई, R स्क्वायर। नई दूरी मान लिया हमने, दूरी चेंज कर दी, ये जो K है ये बदल जाएगा। K जो है वो K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात के लिए होता है, तो यहां पर जो K का मान है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर बराबर में, क्योंकि दोनों में ही F बल कार्य कर रहा है। ये बल जो है वो माध्यम में है, ये बल जो है वो किस में है, माध्यम में, और ये बल किस में काम कर रहा था, निर्वात में। तो माध्यम में हम यहां रखेंगे तो K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, और हम जानते हैं कि ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, इसको क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख दूं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और वापस वही चीज आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, जो हमने परावैद्युतांक भरा है उसका मान दे रखा है K, जो हमने परावैद्युतांक भरा है वो क्या है, K। तो ये जो एप्सिलॉन R है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, परावैद्युतांक होता है। देखो ये जो चीजें कट रही है उनको सबको काट दो, ये तो कट जाएगी। हमने यहाँ पर परावैद्युतांक क्या भरा है, एप्सिलॉन R, इसकी जगह हमने क्या भर दिया, K। परावैद्युतांक आपको मान दे रखा है, कितना भरा है, K भरा है, तो इसकी जगह आप मान पुट कर दो K। तो यहाँ तो हो जाएगा, ये R स्क्वायर है, यहाँ तो हो जाएगा K, इसको मैं इधर ले आता हूँ, अपॉन में R स्क्वायर बराबर में 1/R स्क्वायर। हमें उनके बीच की दूरी निकालनी है,
तो इनको देखो व्युत्क्रम कर दो, यानी कैपिटल आर स्क्वायर का मान निकालना है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में के, और आर जो है आपका क्या आ जाएगा, आर अपॉन में रूट के। तो कुल मिला के आपका से ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी कर देनी है, जितनी पहले दूरी थी उसका 1 अपॉन रूट के गुणा कर देना है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों ही समय बल समान था तो बल को बराबर करना है। चलें आगे, इतना तो बहुत है, सिर्फ इतना ही तो समझना था। दोनों ही जगह बल समान था तो बल को समान करना था बस। एक समय माध्यम काम आ रहा है, दूसरी जगह निर्वात काम आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन देखो, देखें। पहले मैं इनको इरेज कर देता हूं भाई। पांचवा क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो आवेशों को चित्रानुसार रखा हुआ है, चित्र भी बना रखा है, इसके अनुसार दो आवेश रखे हुए हैं। तीसरे आवेश को कहां रखा जाए ताकि संतुलन की स्थिति बनी रहे। यूं समझो कि तीसरे आवेश को इनके बीच में कहां रखना है ताकि दोनों द्वारा उस आवेश पर लगाया गया बल बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तभी संतुलन की स्थिति होगी। तो दोनों द्वारा उस पर लगाया गया बल बराबर होना चाहिए। तो आप यहां देख लो कि भाई इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी जगह है, मान लेते हैं ये जगह है, कोई भी जगह होगी, और इस जगह इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होगा, समान। विद्युत क्षेत्र समान होगा तभी विद्युतीय बल भी समान होगा। अरे ठीक है ना। या फिर आप ऐसे मान लो कि भाई इस पर लगने वाला जो बल है वो समान होगा। तो ये टोटल दूरी 70 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं मान लेता हूं ये x सेंटीमीटर है, और यहां की जो दूरी रह जाएगी वो 70 माइनस x सेंटीमीटर रह जाएगी। हमने यहां जो नया आवेश रखा है वो आवेश मान लेते हैं हमने q आवेश रखा है। क्या रखा है, तीसरा जो आवेश हम रख रहे हैं वो क्या रख दिया हमने, q आवेश रख दिया। ठीक है। अब देखो इन दोनों आवेशों के बीच में जितना बल लग रहा है उतना ही बल इन दोनों आवेशों के बीच में लगना चाहिए, तब स्थिति कैसी होगी, संतुलन की स्थिति होगी। तो Q और 9E के बीच में कितना बल लग रहा है, तो हमने मान लिया भाई कि पहला आवेश कितना 9E, दूसरा आवेश कितना Q, अपॉन में इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है x, दूरी कितनी है दोनों के बीच की x, तो x स्क्वायर। फिर वही बल जो है वो समान होना चाहिए, तो k, एक आवेश कितना 16E, दूसरा आवेश कितना Q, इन दोनों के बीच का बल, अपॉन में दोनों के मध्य की दूरी 70 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहां पर ये सिर्फ इतना किया हमने कि जो कूलाम बल है वो कूलाम बल इन दोनों के बीच में जितना लग रहा है उतना ही इन दोनों के बीच में लगना चाहिए, तब हमारी संतुलन की अवस्था रहेगी। तो अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, e से e कट जाएगा, q से q कट जाएगा। हमारे पास रहेगा 70 माइनस x का होल स्क्वायर, तो इधर अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इधर भेज दिया। यहाँ कितना बचा 16, और इतना इधर कितना बच जाएगा 9, यही बचेगा। देखिए दोनों तरफ मैं वर्गमूल कर देता हूं, तो इधर तो आ जाएगा आपका 70 माइनस x अपॉन में x, स्क्वायर हट जाएगा इनका, इधर आ जाएगा 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को आप 70 से गुणा करोगे तो 210 माइनस 3x। ठीक है, इधर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4x, इसको उधर भेजोगे तो कितना आएगा 7x। भाई 3x को उधर भेज दोगे तो 4x में जुड़ जाएंगे, कितना होगा 7x। तो 7x बराबर हमारे पास कितना आ गया 210, x बराबर 7 का भाग दे दोगे कितनी बार जाएगा 30 बार, यानी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका ये 9e इलेक्ट्रॉन है उससे कितनी दूरी पर
30 सेंटीमीटर दूरी पर वो बिंदु है। यहां x का मान तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। जब x का मान 30 सेंटीमीटर आ गया तो ये मान कितना रहेगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 70 सेंटीमीटर है। एक तरफ 30 सेंटीमीटर है तो दूसरा 40। तो आप वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ये लिखा हो कि 9e से 30 सेंटीमीटर, या फिर वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें लिखा हो 16 से 40 सेंटीमीटर की दूरी। ढूंढो देखें कौन सा होगा। ये ऑप्शन सही है 16 से 40 सेंटीमीटर की दूरी, और पहला भी सही है 9e से 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें आपका लिखा है 1 और 2 दोनों होंगे, पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे चलें। ये मुझे वापस मिटाने पड़ेंगे क्योंकि एक पेज में ये तो वो वापस आ जाते हैं। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो आवेश +9q और +q एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, दो आवेश है, एक का मान है धनात्मक 9q और दूसरे का मान है q। उनके बीच तीसरा आवेश q कहाँ रखा जाए ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, अभी जस्ट पहले। देखो ये कह रहा है कि दो आवेश रखे हुए हैं, एक तो प्लस का 9q और एक आवेश रखा हुआ है प्लस का q। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तीसरा आवेश इनके बीच में कहां रखें। मान लेते हैं इनके बीच में तीसरा आवेश हमने कहीं यहां रख दिया। यहां कौन सा आवेश रख दिया q, ताकि ये साम्य अवस्था की स्थिति रहे। तो देखो ये पूरी 16 है तो मैंने मान ली कि भाई ये इतनी सी x है और इधर वाली कितनी हो जाएगी 16 माइनस x। यहाँ आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, क्योंकि आवेश तो कट जाने हैं ऊपर तो संख्यात्मक मान रहेगा। अगर आवेश आता तो फिर आवेश कूलाम में और मात्रा जो है वो मीटर में होनी चाहिए थी, दूरी जो है वो मीटर में होनी चाहिए थी। ऐसा ही मात्रक पद्धति काम में लेनी थी। अब देखो यहां भी इस जगह हमने Q आवेश रखा है तो 9Q और कैपिटल Q के बीच में जितना बल कार्य कर रहा है उतना ही बल प्लस Q और कैपिटल Q के बीच में कार्य करना चाहिए, तब तो साम्य अवस्था की स्थिति होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो कितना होगा समान होगा। कैसा होगा, यानी यहां अगर F बल कार्य कर रहा है तो यहां भी क्या कार्य करेगा F बल। इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वही बल प्लस Q और कैपिटल Q के बीच में कार्य करेगा। तो फिर हम कूलाम बल से लिख देते हैं। भाई कूलाम बल हमने पढ़ा था F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में r², दोनों के मध्य की दूरी। चलिए फिर लिखते हैं, पहले हम 9Q और कैपिटल Q के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है वो लिख देते हैं। तो आ जाएगा आपका K 9Q और कैपिटल Q, ये Q1 हो गया, ये आपका क्या हो गया Q2 अपॉन में दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी क्या है x, उसका क्या करना है वर्ग कर दिया। ये बराबर होना चाहिए। अब कैपिटल Q और प्लस Q के बीच में कार्य कर रहा है तो K कैपिटल Q और प्लस Q, Q1 और Q2 दोनों आगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस x। इसका क्या कर दूं होल स्क्वायर। देखो जो चीजें कट रही है उनको फिर से काट दो आप, ये कट जाएगी सारी की सारी चीजें। क्या रहेगा हमारे पास 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x², इधर रह जाएगा 1/9। तो देखो 16 माइनस एक्स अपॉन में x बराबर कितना आ गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू 3 कितने हो गए 48 माइनस का 3x बराबर में कितना रह गया x। तो यहां से सोल्व करेंगे तो इस 3x को उधर भेजो 4x हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं 4x बराबर 48, x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस 9Q से कितनी दूरी पर
12 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब टोटल दूरी कितनी थी? 16 सेंटीमीटर। तो प्लस 9 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो Q से कितनी दूरी पर होगा? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां से कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ढूंढो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देखो प्लस 9 से 24 नहीं, प्लस 9 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्लस 9 से 24 ये भी नहीं है, Q से 12 सेंटीमीटर ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया? दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें। सातवां क्वेश्चन देखो, लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। दो गेंदें जिन पर 7 माइक्रोकुलाम और माइनस का 5 माइक्रोकुलाम आवेश है। दो गेंदें ले रखी है हमने, एक पर तो 7 माइक्रोकुलाम का आवेश है, दूसरी पर -5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। एक दूसरे को F बल से आकर्षित कर रही है। इनके बीच में लगने वाला बल कितना है? F बल कार्य कर रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है यदि दोनों में -2 माइक्रोकुलाम आवेश और जोड़ दिया जाए तो इनके बीच में बल कितना होगा। देखो अभी जो भी बल लग रहा है, अगर आप इसको गणितीय रूप से निकालना चाहो तो क्या होगा? F बराबर K, Q कितना है? 7 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम है, तो माइक्रो को हम 10⁻⁻6 के बराबर रखते हैं। और Q2 कितना है? 5 × 10⁻⁻6। बीच की दूरी जो भी है उनकी हमने मान लिया r है, तो r²। ठीक है। अब नई स्थिति क्या हो जाती है कि आप इस दोनों में क्या कर दो? -2 माइक्रोकुलाम जोड़ दो। इसमें आप -2 माइक्रोकुलाम जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा? 5 माइक्रोकुलाम, यही होगा। और इसमें -2 माइक्रोकुलाम जोड़ोगे तो देखो क्या होगा? 7 माइक्रोकुलाम, वो भी किसका? ऋणात्मक। दूरी पहले r मानी थी हमने, तो अब भी दूरी कितनी है? r। देखो अब बल कितना होगा? F बराबर K Q1 5 × 10⁻⁻6, Q2 7 × 10⁻⁻6 अपॉन में r²। मुझे बताओ क्या इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों समान से लग रहे हैं। तो पहले F बल कार्य कर रहा था, तो अब भी कितना बल कार्य करेगा? F बल ही कार्य करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले F बल कार्य कर रहा था, अब भी F बल ही कार्य करेगा। क्लियर हो गई बात? अरे इसको क्या लिखना है, ये तो समझने वाली बात थी। हैं? अगला क्वेश्चन देखो, 8वां। दो समान तथा सजातीय आवेश हवा में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर। देखो क्या लिख रखा है? समान है, सजातीय है। आवेश कैसे हैं? समान है, सजातीय। हवा में रखा है कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बल लग रहा है उनके बीच में 0.144 न्यूटन बल। राव ये बता कि अगर सजातीय हैं, इसका मतलब उनके बीच में कैसा बल कार्य करेगा? कैसा बल कार्य करेगा? सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है।
जितने भी सजातीय आवेश होते हैं उनमें आपस में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। सदैव आकर्षण की मत सोचा करो। तो दो समान सजातीय आवेश हवा में 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर कितना बल कार्य कर रहा है? 0.144 न्यूटन से प्रतिकर्षित होते हैं। तो जो आवेश है उस आवेश का परिमाण निकालना है हमें, और वो भी किस में निकालना है? माइक्रो कूलाम में आवेश का परिमाण निकालना है। तो देखो हमने कूलाम बल पढ़ा था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, R स्क्वायर दोनों के बीच में R दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहां से हमें बल दे रखा है और आवेश हमें निकालना है और R दूरी दे रखी है। देखो आवेश के बारे में हमें यह कह रखा है कि भाई Q1 और Q2 दोनों समान परिमाण के आवेश है। इसका मतलब हम मान लेते हैं दोनों किसके बराबर है? Q के बराबर है। दो समान परिमाण के हैं और सजातीय हैं, तो या तो दोनों ही धनावेशित आवेश होंगे या फिर दोनों ही ऋण आवेशित आवेश होंगे। ठीक है, चलो हम यहां से निकाल लेते हैं भाई Q और Q1 और Q2 दोनों बराबर है, तो मैं इसको Q स्क्वायर लिख दूं और ये मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर? F डॉट R स्क्वायर अपॉन में K। यही होगा। F कितना दे रखा है? 0.144 न्यूटन। R देखो दूरी यहां पर आपको CGS पद्धति में दे रखी है। SI में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 5 गुणा 10 की घात -2। अब ये किस में हो गई? मीटर में हो गई। तो दूरी में लिख देता हूं 5 गुणा 10 की घात -2 वर्ग है, तो मैं 2 बार गुणा कर देता हूं, कोई समस्या नहीं है। अपॉन में K का मान, K कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9, यही होता है। K का मान तो तुम जानते हो, K कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। अब इसको सोल्व कर लो पूरे को, कितना आ जाएगा? सोल्व करने का काम तुम्हारा है। देखो -2 और -2, ठीक है, कितने हो गए? -4। 9 भी ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? -। तो इस पूरे को आप कैलकुलेशन करके आंकड़ा निकालोगे तब आपका जो 0.2 माइक्रो कूलाम है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ये आपका काम है, होमवर्क है आपका। 0.2 आगे माइक्रो कूलाम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? हमारा माइक्रो कूलाम में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो 2 माइक्रो कूलाम और 6 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ भी दोनों ही धन आवेशित आवेश है और दोनों ही सजातीय आवेश, इसलिए क्या करते हैं? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक आवेश कितने का है? 2 माइक्रो कूलाम का, दूसरा कितने का है? 6 माइक्रो कूलाम का। तो इसका मतलब आपको Q1 दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम, Q2 आपको दे रखा है 6 माइक्रो कूलाम। इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? 12 न्यूटन का। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक में -4 माइक्रो कूलाम अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो नई स्थिति क्या बन जाएगी? देखो नई स्थिति को मैं लिख देता हूं, Q1 तो बन जाएगा आपका -2 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 2 प्लस का पहले से है और -4 और दे रहे हो तो अब कितना हो जाएगा? -2 माइक्रो कूलाम। और Q2 क्या हो जाएगा? 6 प्लस का माइक्रो कूलाम आवेश है और -4 और दे रहे हो, कितना रह जाएगा? +2 माइक्रो कूलाम। अब इनके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है वो हमें निकालना है। बल हम निकाल तो लेंगे, यहां पर कोई समस्या नहीं है। देखो बल बराबर क्या हो जाएगा? F पहले तो K, यही होगा। Q1 कितना है? 2 माइक्रो कूलाम, यानी 2 × 10 की घात -6। इसको लिखा जा सकता है 2 × 10 की घात -6 कूलाम आवेश। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 2 × 10 की घात -6 कूलाम आवेश, क्योंकि माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की घात -6। और दूसरा आ जाएगा 2 × 10 की घात -6 अपॉन में R स्क्वायर। ये समस्या रह गई एक, वरना हम सीधा निकाल सकते थे। तो R स्क्वायर के लिए पहले यहां आओ।
देखो दोनों के बीच का बल आपको दे रखा है कितना, 12 न्यूटन। फिर K का मान, Q1 आपको दे रखा है कितना, 2 गुणा 10 की घात -6। Q2 आपको दे रखा है 6 गुणा 10 की घात -6 अपोन में R स्क्वायर। ठीक है, यही मुझे निकालनी है। तो देखो जो दूरी है वो निकालनी है, तो इन सबको मैं इधर भेज दूं क्या, मैं इसको मान पूरा ही निकाल लेता हूं, K अपोन में R स्क्वायर का। देखो K अपोन में R स्क्वायर क्या बच जाएगा, ये 2 और 6 गुणा होके कितना होगा, अरे कितना हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 10 की घात -6 और 10 की घात -6 क्या रह जाएगा, 10 की घात माइनस का 12। इधर भेजोगे तो अपोन में आएगा, 1 अपोन 10 की घात -12। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की घात 12। तो मेरे पास K अपोन में R स्क्वायर का मान आ गया कितना, 10 की घात 12। यहां देखो K अपोन में R स्क्वायर, ये R स्क्वायर ही रहेगा अपोन में। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F बराबर 10 की घात 12 गुणा में रह जाएगा 2 इंटू 10 की घात -6, 2 इंटू 10 की घात -6। देखो 10 की घात -6 और -6 फिर कितना हो गए, 10 की घात माइनस का 12 और यहाँ 10 की घात प्लस का 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो F बराबर क्या बच गया आपके पास, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 न्यूटन। बल कितना रह गया, 4 न्यूटन। तो इस तरीके से 4 न्यूटन बल कार्य करेगा। देखो 4 न्यूटन आपको दो जगह दे रखा है, एक तो 4 न्यूटन प्रतिकर्षण का कह रहा है, एक 4 न्यूटन आकर्षण का कह रहा है। तो पहले देखो जो नए आवेश बने हैं हमारे, कौन से Q1 और Q2 नए आवेश यही बन रहे हैं। ये देखो ये कैसा है, ऋण आवेशित, और ये तो एक ऋण आवेश है दूसरा धन आवेश है। एक तो क्या है, ऋण आवेश है, दूसरा धन आवेश है। इसका मतलब विजातीय आवेश है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण लगता है। सजातीय आवेशों में, तो हमारे पास वहां विजातीय आवेश है, तो विजातीय आवेशों में क्या होगा, आकर्षण। इसका मतलब 4 न्यूटन का बल होगा, और वो भी कैसे लगेगा, आकर्षण बल की तरह कार्य करेगा। चलें आगे। देखो देखें, कितना आवेश पृथ्वी व चंद्रमा पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समाप्त हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, गुरुत्वाकर्षण में प्रतिकर्षण नहीं होता है। वहां केवल और केवल कैसे कार्य करता है, आकर्षण प्रकृति का ही होता है। अब ये कह रहे हैं कि आप एक पृथ्वी और एक चंद्रमा दोनों पर कुछ आवेश रख दीजिए, जिसके कारण ये जो आकर्षण प्रकृति का जो बल कार्य करता है ये समाप्त हो जाए। इसका मतलब हमें पृथ्वी और चंद्रमा पर पहले तो ये बताओ कि सजातीय आवेश रखना है या विजातीय आवेश रखना है। सजातीय आवेश रखेंगे, जिससे उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, जो इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो वो कितने परिमाण के आवेश रखने हैं ताकि जितना गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच में कार्य कर रहा है उतना ही उन आवेशों के बीच में कूलाम बल के अनुसार प्रतिकर्षण बल कार्य करने लग जाना चाहिए। तो देखो मान लिया भाई ये हमारे पास हमारी पृथ्वी है, ये तो क्या है, पृथ्वी, और ये हमारा क्या है, चांद है।
इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है गुरुत्वाकर्षण, उसको हम एफ जी से लिख देते हैं। और अब हमें प्रतिकर्षण बल कार्य करवाना है, जिसमें हमें द्रव्यमान दे रखा है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो तो दे रखा है 10 की घात 25 किलोग्राम, और चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है आपको 10 की घात 23 किलोग्राम। तो देखो पहले तो ये बताओ कि इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना कार्य कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती अपोन में दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब हम इन पर दोनों पर आवेश रख देते हैं, मान लिया हमने इस पर Q आवेश रखा है और इस पर भी Q आवेश रखा है, दोनों पर हमने Q आवेश रख दिए, जो भी मात्रा होगी निकाल लेंगे। तो अब इनके बीच में एक बल और कार्य करने लग गया। वो जो बल है वो हो गया आपका कितना, K Q1 और Q2 अपोन में दोनों के मध्य की दूरी तो R ही है, R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे से दूरियां। तो यहां से G का मान हम जानते हैं कितना होता है, 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुरुत्वीय नियतांक होता है। और M1 कितना दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लो 10 की घात 25, और M2 चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है 10 की घात 23। ये बराबर हो जाना चाहिए 9 गुणा 10 की घात 9। K का मान हो गया। Q1 और Q2 हमें निकालना है, दोनों बराबर है तो Q और Q हो जाएंगे, Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको पूरे को आप सोल्व कर लेना। यहां से हमके पास क्या आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा, कितने कुलाम आवेश इस पर रखा जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर है वो होगा 8.6 गुणा 10 की घात 13 कुलाम आवेश अगर पृथ्वी पर और इतने ही परिमाण का आवेश अगर चंद्रमा पर रख दिया जाए तो क्या होने लग जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आगे चलें। देखें बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। एक बिंदु आवेश Q1 है, मान लिया ये हमने, हमारे पास एक बिंदु आवेश है कितना, Q1 है। एक अन्य बिंदु आवेश Q2 पर एक ये अन्य बिंदु आवेश है, मान लिया क्या, Q2। इस पर F बल आरोपित कर रहा है। कितना बल आरोपित कर रहा है, F बल आरोपित कर रहा है। यदि एक समान आवेश Q3 को Q2 के समीप रखा जाए, एक और समान आवेश ले लिया हमने यहाँ पर, और ये आपका आवेश कितना है, Q3, इसको हमने किसके समीप रखा, Q2 के समीप। तो Q1 के कारण Q2 पर बल का मान होगा। इस Q1 के कारण Q2 पर कितना मान होगा, पहले कितना था, F बल था। अब हमने Q3 को Q2 के पास में रख दिया, अब भी बल कितना होगा, F ही होगा। क्योंकि देखो कूलाम बल क्या कहता है, इन दोनों के मध्य अगर बल की बात की जाए तो वो ये कहता है कि F बराबर K और दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती, मध्य की दूरी जो भी है मान लेते हैं R स्क्वायर। क्या इसमें Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाया गया और Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया गया, ये होगा। क्या इसमें कहीं भी Q3 का जिक्र हुआ है क्या, कहीं नहीं आया। इसका मतलब दो अलग अलग आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है उस पर तीसरे जो आवेश अगर हम लेके आते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उस पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब कितना बल कार्य करेगा, F बल ही कार्य करेगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये तो खत्म हो गया, चलो अगला ले लेते हैं। कितने हो गए, 11। ये देखो, एक जैसे दो गोले जिन पर +Q और -Q आवेश हैं कुछ दूरी पर रखे हैं और इनके बीच में बल कार्य कितना कर रहा है, F बल कार्य कर रहा है। यदि दोनों गोलों को ठीक मध्य में ही एक ऐसा ही एक अन्य गोला जिस पर +Q आवेश रख दिया जाए तो उस पर कार्यरत बल का मान व दिशा क्या होगी। डायग्राम भी दे दिया आपको साथ का साथ। डायग्राम इसका नहीं है क्या, ये इसका नहीं है, ये किसी वो दूसरे है, अगले का है शायद।
चलो कोई बात नहीं। एक जैसे दो गोले, एक जैसे दो गोले, एक तो प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। ये एक जैसे दो गोले हो गए, कुछ दूरी पर रख दिया। इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो बल कितना है, एफ बल कार्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके ठीक मध्य में एक अन्य गोला, यहां ठीक मध्य में एक अन्य गोला रखा है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। किससे आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, तो इस पर कार्यरत बल का मान निकालना है और उसकी दिशा किधर है वो दिशा भी ज्ञात करनी है। तो देखो अगर हमने मान लिया कि भाई ये जो टोटल दूरी है वो कितनी दूरी है, आर दूरी है, तो ठीक मध्य में रखा, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, r/2। पहले मैं अगर दिशा की बात करूं तो दिशा तो तुम बता सकते हो। दिशा देखो, किसी भी आवेश पर धनावेश से इसके दूर की ओर बल कार्य करेगा, धनावेश से दूर की ओर, और ऋणावेश की तरफ बल कार्य करेगा, क्योंकि बीच में हमने क्या रखा है, धनावेश रखा है। क्या रखा है, धनावेश। तो धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश इसको आकर्षित करेगा। इसका मतलब दिशा तो क्या हो जाएगी, दिशा तो हो जाएगी प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनके बीच में बल कार्य, इस पर बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो देखो प्लस क्यू के कारण है, प्लस क्यू के कारण कितना बल लग रहा है। प्लस क्यू के कारण बल लगेगा आपका, इसको मैं F1 लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, के Q1, Q1 कितना है, प्लस क्यू, Q2 भी कितना है, प्लस क्यू ही है, सेम। ये मान तो हमें कुछ दे नहीं रखा, तो इस पर भी कितना है, Q1 और Q2, तो मैं इसको क्यू स्क्वायर लिख दूं, दोनों ही क्यू ही है, अपोन में आर स्क्वायर। अब देखो दूरी हो गई r/2, भाई इस पर बल लग रहा है तो इनके बीच की दूरी देखी जाएगी, टोटल r थी तो दूरी कितनी हो गई, आधी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, और F2 माइनस क्यू के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, तो वो भी हो जाएगा, देखो के क्यू परिमाण तो समान है, और यहां भी हो जाएगा कितना, r/2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4k स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कितना बल लग रहा है, 8। 4 और 4 कितना हो गया, 8, और k स्क्वायर कितना है, बल के बराबर है, F बल है। तो कितना हो गया, 8F, और दिशा होगी माइनस क्यू आवेश की ओर, से ऑप्शन सही हो जाएगा। 8F का बल लग रहा है और दिशा कहां हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश की ओर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट देख लो, देखें 12। ठीक है, अगले में नहीं आएगा ये, चलो डायग्राम ऊपर रह गया। 4 आवेशों को चित्रानुसार घड़ी की परिधि पर रखा गया है। यदि घड़ी में केवल 1 घंटे वाली सुई हो तो केंद्र पर स्थित Q0 आवेश पर परिणामी बल उस दिशा की ओर इंगित होता है, तो उस समय को प्रदर्शित कीजिए। डायग्राम में बना देता हूं आपके, देखो क्या दे रखा है, ऐसा कोई एक घड़ी बना रखी है और इस पर इधर माइनस का Q आवेश रखा है, इधर रखा है प्लस का Q आवेश, यहाँ भी है प्लस का Q आवेश, और यहाँ है माइनस का Q आवेश। समय भी आपको दर्शा रखा है इसमें, देखो समय क्या दिखा रखा है,
हो हैं, ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ बीच में, ठीक बीच में आपने एक क्यू नोट आवेश रखा है। ये कह रहा है कि ये समय है 12 बजने का, ये समय आप जानते हो 3 का, ये 6 बजने का, और ये कितने का, 9 बजने का। ये समय दे रखे हैं, घड़ी क्या करती है, और इस पर हमने क्या रख रखे हैं, आवेश रख रखे हैं। प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू। अब देखो ये जो क्यू नोट परीक्षण आवेश हमने बीच पर रखा है, इस पर इस प्लस क्यू के कारण, पहले इसको ले लेते हैं, इस प्लस क्यू के कारण इस पर बल कहाँ लगेगा, ठीक इसकी विपरीत दिशा में। अरे लगेगा कि नहीं, ठीक उसकी विपरीत दिशा में। हम लिख देते हैं भाई इसको, ये बल लग रहा है प्लस क्यू के कारण, एफ प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण, ये जो 3 बजे का प्लस क्यू है, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो भी ठीक विपरीत दिशा में, वो हो जाएगा एफ प्लस क्यू। ये माइनस क्यू है 9 बजे वाला, इसकी तरफ ही लगेगा बल, तो माइनस क्यू। और ये माइनस 6 बजे वाला माइनस क्यू है, तो इसकी तरफ ही बल लगेगा, एफ माइनस क्यू। इसका मतलब ये जो बल है परिणामी, इनकी ये 2 दिशाएं आ गई, और दोनों जो बल है वो समान परिमाण के और 90 डिग्री पर लग रहे हैं। इसका मतलब इनका परिणामी कहाँ होगा, ठीक बीच में होगा। इन दोनों बलों का परिणामी कहाँ होगा, ठीक बीच में। और ये ठीक बीच में होंगे, तो 9 बजे और 6 बजे की बात करें अगर हम, 9 बजे और 6 बजे की, तो उनका ठीक बीच कहाँ होता है, ठीक 7:30 बजे। कितना होता है, ठीक 7:30 बजे। तो परिणामी जो बल होगा इस क्यू नोट पर लगने वाला, वो 7:30 बजे को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, 7:30 बजे को दर्शाएगा। ठीक है, कर लो फटाफट। आगे चलो देखें, इसमें ही है क्या और नीचे, इसमें तो नहीं है। एक माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक आवेश 1 मीटर की दूरी पर है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान न्यूटन प्रति कूलाम में क्या होगा। देखो विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, और वो भी किस में निकालना है, न्यूटन प्रति कूलाम में निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी न्यूटन प्रति कूलाम में होता है, एसआई मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 धनात्मक आवेश है, एक तो 1 माइक्रोकुलाम, दूसरा 2 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, 1 माइक्रोकुलाम आवेश मान लो हमने यहां रख दिया, 1 मीटर की दूरी पर यहां हमने रख दिया दूसरा 2 माइक्रोकुलाम। ठीक मध्य बिंदु पर इस जगह हमें क्या निकालना है, ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो ये जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी, 0.5 मीटर, और ये भी दूरी कितनी रह जाएगी, 0.5 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो दोनों के मध्य बिंदु पर जो बिंदु है उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 0.5 मीटर। अब देखो अगर मैं इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालूं, 1 माइक्रोकुलाम के कारण, तो उसको मान लो मैंने E1 नाम दे दिया, और इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो नाम दे दिया E2। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, 1 माइक्रोकुलाम के कारण और 2 माइक्रोकुलाम के कारण जितना भी विद्युत क्षेत्र है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही होती है। किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। तो मैं यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो पहले के का मान, के कितना होता है, 9 × 10⁻9, फिर गुणा में क्यू, पहला आवेश ले लेता हूं 1 माइक्रोकुलाम, 10⁻⁻6 अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, या इनको साथ ले लेते हैं दोनों को, देखो साथ लेके सोल्व कर लेते हैं भाई। इधर भी आएगा के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर, और प्लस में E2 के कारण क्या हो जाएगा, के Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैं दोनों में से के अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ,
क्या आएगा K अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा Q1 प्लस Q2, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो E बराबर देखो क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 अपॉन में आर स्क्वायर यानी दूरी कितनी 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर ही है गुणा 0.5 मीटर कर देता हूं, और यहां हो जाएगा Q1 Q2, Q1 कितना 1 माइक्रोगुलाम, Q2 कितना 2 माइक्रोगुलाम, तो कुल ठीक। चलो अगला देखो देखो क्वेश्चन दे रखा, दिए गए चित्र में ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी। देखो आपके पास एक तो यहां दे रखा है बिंदु बी जिस पर प्लस क्यू आवेश दे रखा है, बिंदु बी पर क्या दे रखा है प्लस क्यू आवेश। दूसरा यहां बिंदु सी जिस पर आपको माइनस क्यू आवेश दे रखा है, और बिंदु ए यहां रखा हुआ है जिस पर तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। देखो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा उससे दूर की तरफ होगी, ठीक है। तो अगर प्लस क्यू के कारण पूछते तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से होती, ए से एक्स की तरफ होती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां हो जाती है, ए से एक्स की तरफ। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ होती है। माइनस क्यू के कारण पूछते तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती ए से जेड की तरफ।
माइनस क्यू के कारण पूछते तो क्या हो जाती है ऐसे जेड की तरफ, लेकिन तुमसे पूछा है इन दोनों आवेशों के कारण। ये एक तरीके से विद्युत द्विध्रुव ही है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के आवेश होते हैं दोनों तरफ, प्रकृति विपरीत होती है, बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, अति अल्प होती है। तो अब देखो, एक क्यू के कारण तो इधर है दिशा और दूसरे माइनस क्यू के कारण जेड की तरफ है, तो इनका परिणामी कहाँ होगा? ठीक बीच में। परिणामी कहाँ हो जाएगा? ठीक बीच में। इसका मतलब इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस द्विध्रुव के कारण वो ए से वाई की तरफ होगी, ए से वाई की तरफ होगी। अनंत लंबाई का क्या दे रखा है? दो अनंत लंबाई के समांतर तार जिन पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दे रखा है। देखो, रेखीय आवेश घनत्व हमने सतत आवेश घनत्व की तरफ पढ़ा था। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से। यही लिखते हैं। क्या होता है? Q अपॉन में L। रेखीय आवेश घनत्व ये होता है Q अपॉन में L। तो फिर पूछा है कि r मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनमें से किसी एक की एकांक लंबाई पर बल कितना होगा। आपको यूं दे रखा है कि इस तरीके से दो अनंत रेखीय आवेश घनत्व रखे हुए हैं, एक का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1, दूसरे का लैम्डा 2। मान लो किसी एक पर जो बल लग रहा है वो बल कितना होगा, तो वो सीधा सीधा 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में r के बराबर होता है। 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में r के बराबर होता है। अनंत रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था हमने, उसी से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओके, चलो आगे इसमें है नहीं। अगला देखो, विद्युत बल रेखाओं से संबंधित सही कथन कौन सा है? ऋण आवेश से निकलती है, धन आवेश पर मिलती है, ऐसा नहीं है। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर मिलती है, विपरीत चलती है। सही कथन ढूंढना है। जहां विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होगा उस क्षेत्र में विद्युत क्षीण विद्युत क्षेत्र होगा। नहीं, जहां घनत्व ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र भी प्रबल होगा, क्षीण नहीं होगा। किसी बिंदु आवेश के लिए ये त्रिज्य दिशा में होती है। बिल्कुल ये सही बात है। किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लो ये बिंदु आवेश है तो इससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? त्रिज्य दिशा में होगी, इस तरीके से। इनका भौतिक अस्तित्व है नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। भौतिक अस्तित्व इनका नहीं होता है, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल इजी सा है, डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, केवल छटनी करनी थी। विद्युत बल रेखाओं में कौन सा प्रतिरूप संभव नहीं है? ये तो हमने पढ़ लिया था, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखी हुई तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। ये तो है एक समान विद्युत क्षेत्र। ये हमने बनाया था बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये भी किसी बिंदु आवेश के कारण है। एक तरफ की दर्शाई हुई है, बाकी की तरफ की दर्शाई हुई नहीं है। लेकिन क्या कभी ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉसिबल है क्या? ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉसिबल नहीं होती हैं। ओके, ये तो इजी से क्वेश्चन है। 19वां देखो, देखें। आर त्रिज्या व क्यू आवेश का एक गोला 2r त्रिज्या वाले काल्पनिक सकेंद्रीय गोले के अंदर स्थित है। काल्पनिक गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये कह रहा है भाई आर त्रिज्या का ये कोई r त्रिज्या का गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है? r त्रिज्या का गोला है और इस पर जो आवेश है वो आवेश कितना है? Q है। 2r त्रिज्या वाले काल्पनिक सकेंद्रीय गोले के अंदर उपस्थित है। इसका मतलब एक और गोला है जो इसके ठीक बीच में है। ये तो गलत बन गया भाई,
ये लो, अब ठीक है। सकेंद्रीय है, मतलब इन दोनों का ही केंद्र कैसा है, एक समान है। इसकी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, छोटे वाले की त्रिज्या की दुगुनी है। तो जब इनकी त्रिज्याएं, इसकी 2r त्रिज्या होगी, तो अब तुमसे पूछा है कि काल्पनिक गोले से संबंधित फ्लक्स, यानी इस काल्पनिक गोले से, बाहर वाला जो गोला है, इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी होगी। तो हमने पढ़ा था भाई विद्युत फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह यहां आवेश आपको क्या दे रखा है, कैपिटल Q, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काल्पनिक गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स यही होगा, चाहे तो आप 2r त्रिज्या लो, चाहे आप 3r ले लो, कितनी त्रिज्या ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ये फ्लक्स जो है वो डाइवर्ट नहीं होता है। अंदर आवेश जब तक नहीं बदलोगे तब तक आप त्रिज्या कितनी ही बड़ी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स उतना ही रहना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, ये देखिए, देखें, त्रिज्या r का एक अचालक ठोस गोला समान रूप से आवेशित किया गया है। त्रिज्या r का एक अचालक गोला है, उसे हमने समान रूप से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। गोले के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण किस किस प्रकार से बदलता है, ये हमें बताना है। देखो, ये कह रहा है कि एक अचालक गोला है, ये हमारा क्या है, गोला है। इस गोले की त्रिज्या तुम्हें दे रखी है, कितनी है, r त्रिज्या है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, आवेशित। मान लो इसके पृष्ठ पर क्या आ गए, आवेश आ गए। ठीक है, अब तुमसे पूछा है गोले के केंद्र से r दूरी पर गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र। r के लिए अलग अलग कंडीशंस दे रखी है। पहले बता रखा है कि r इज लेस देन कैपिटल R, यानी जो r है वो इसके अंदर की बात हो रही है, यहां कहीं r होगा। तो r में वृद्धि के साथ बढ़ता है। देखो, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0। भाई आवेश गोले के पृष्ठ पर होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। लेकिन जैसे ही मैं r को बढ़ाता हूं बाहर की तरफ ले जाता हूं, तो ये बताओ मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी, पृष्ठ तक जाएंगे तो बढ़ेगी, यानी जैसे ही हम r को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। ये बात तो सही है। दूसरी कह रहा है जीरो से तो बड़ा है r और अनंत से छोटा है के लिए r में वृद्धि के साथ कमी होती है। जैसे जैसे आप r को अगर जीरो से मतलब यहां से तो बड़ा करते हो और अनंत से क्या करते हो, छोटा, मतलब अनंत पर नहीं लेके जाते हो, तब तक आप जब r को बढ़ाओगे, वृद्धि करोगे, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी होगी। ऐसा नहीं है, पृष्ठ पर सर्वाधिक हो जाएगा, फिर कमी होती जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होगा वैसे कमी होती जाएगी, लेकिन अंदर तो 0 रहेगा। इसका मतलब ये बात तो गलत है। फिर कह रहा है r जो है, r से तो स्मॉल r जो है वो बड़ा है, अनंत से छोटा है, मतलब यहां की बात हो रही है, यहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है, इसके पृष्ठ से, बाहर से। तो जैसे जैसे आप इस स्मॉल r को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे r में वृद्धि करोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी होती जाएगी। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होता जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का घनत्व कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती जाएगी। ये बात भी अपनी सही है, दो बातें सही हो गई। r बराबर r पर असतत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर समान रूप से पृष्ठ पर सारा आवेश फैला हुआ होता है। समान रूप से फैला हुआ, इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व भी समान होगा, और घनत्व समान होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी पूरे पृष्ठ पर। तो ये बात भी गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 3 जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको करेक्ट आंसर बता रहा है। ठीक है, हाँ 21वां क्वेश्चन देखें। ये वापस आ गए क्या? देखो, गाउस का नियम दे रखा है, ये इधर आ गया क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये इधर नहीं है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, समेशन ऑफ, ये समाकलन दे रखा है, बंद रेखा समाकलन,
ई सदिश डॉट ds सदिश, ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है जो सदिश होती है, ds यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश है वो भी क्या होता है, सदिश होता है। यदि गाउसीय सतह में कुल परिबद्ध आवेश शून्य है तो अगर वो जो गाउसीय सतह है, मान लो यही एक हमने गाउसीय सतह ले ली, ठीक है, और ये कह रहा है कि इससे परिबद्ध कुल आवेश, यानी यहाँ अंदर, इसके अंदर आवेश कितना है, 0 है, इसके अंदर परिबद्ध कुल आवेश शून्य है, अंदर आवेश कितना है, 0 है, तो सतह पर ई शून्य ही होगा, सतह पर ई शून्य होगा, कोई जरूरी नहीं है अंदर 0 है, इसका मतलब सतह पर तो आवेश हो सकता है, तो वहां पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो सकती है। निवेशी एवं निर्गत बल रेखाओं की संख्या समान होगी, जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर जा रही है उतनी की उतनी क्या हो गई, बाहर निकल गई, तो अंदर आवेश शून्य हो गए और इस बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। केवल परिणामी बल रेखाएं हैं, ये भी नहीं है, दूसरा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, निवेशी और निर्गत बल रेखाओं की संख्या समान है, ठीक है, समान होगा तो कुल परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जितनी बल रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो अंदर कोई आवेश रहा ही नहीं, अगर ज्यादा बाहर निकल रही है इसका मतलब अंदर आवेश पड़ा है, यही बात हुई, तो निर्गत और निवेशी बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। ए भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक एक वर्ग लेना है। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, ये वर्ग की, ये वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको, ए दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ये लो भुजा दे दी ए, वर्ग है, इसका मतलब सभी भुजाएं समान होगी, सभी भुजाएं ए ही दे रखी है। फिर कह रहा है वर्ग के केंद्र से ठीक a/2 दूरी पर तथा तल के लंबवत, मतलब यहां पर ये तल है, इसके ठीक लंबवत बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो मैं बना नहीं सकता, इधर बना देता हूं, कितनी दूरी पर, a/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश रखा है Q, क्या रखा है, बिंदु आवेश Q रखा है। वर्ग से गुजरने वाले विद्युत नाम आया, केवल यहां विद्युत फ्लक्स होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखो ये वास्तव में आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है, और हम केवल बात कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी आकृति नहीं है, हम केवल बात कर रहे हैं इसकी निचली सतह की, ये वाली जो सतह दे रखी है ना, इस सतह की बात कर रहे हैं, ये सतह हमें दे रखी है, ठीक है, और इसके केंद्र से ठीक कितनी दूरी पर, a/2 दूरी पर। अब क्योंकि ये तो घन है, ये तो क्या है, घन है, तो घन है तो इसकी सारी भुजाएं कैसी होगी, समान ही होगी, सारी भुजाएं ए आकृति की है, तो इस घन के अंदर ठीक लंबवत बाहर की तरफ a/2 दूरी पर एक Q आवेश रखा है। इसका मतलब यूं समझो कि किसी घन के केंद्र पर एक Q आवेश रखा हुआ है, घन के केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है, तो इस पूरे घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, Q में एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। हमें पूरे घन से नहीं पूछा है, हमें तो केवल इस एक वर्गाकार पृष्ठ से पूछा है, तो घन में टोटल पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 में से हमें एक पृष्ठ पूछा है, तो एक पृष्ठ का निकालना तो इसको गुणा कर दो 1/6 से, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं आया है क्या, अगले पेज पर चला गया हो गया, क्या हो जाएगा, Q में 6 एप्सिलॉन नॉट, Q में 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अगले पेज पर गया होगा, देखते हैं, इस पे तो नहीं है, कौन सा है, दिखा क्या, चलो फिर वापस छुपा देते हैं, पता तो चल ही गया तुम्हें, हैं, ठीक है। अगला पढ़ो, देखते हैं 20वां क्वेश्चन। दो समान किंतु विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंब अर्धक रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत विभव शून्य होता है, या केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव घटता है, या विद्युत क्षेत्र आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है। देखो बात ये ऐसी कर रहा है,
कैसी कर रहा है? ऐसी कर रहा है क्या? ऐसी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दो ऐसे, यही बात कह रहा है? नहीं, ये बात नहीं कह रहा है। ये कह रहा है दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये वाली दो बिंदु आवेश मान लिए समान, मान लिया यहां पर भी क्या है, मान जा भाई, ये नहीं मानेगा। यहां पर भी क्या है, प्लस क्यू आवेश है, यहां पर भी क्या है, प्लस क्यू है। दो समान परंतु विपरीत, विपरीत दे रखा है, विपरीत बनाओ भाई। कैसा है? विपरीत है। तो यहां आ जाएगा माइनस क्यू आवेश। इसका मतलब ये एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या हो गया? एक विद्युत द्विध्रुव हो गए। तो दो समान परंतु विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक, लंब अर्धक मतलब इसके ठीक बीच में से इसको दो भागों में बांटने वाली भुजा, ये लंब अर्धक। ठीक बात है? अरे ठीक है, ये इनका क्या है, लंब अर्धक। अब कह रहा है इसके लंब अर्धक रेखा के किसी बिंदु पर, कहीं पर भी रह सकते हैं हम, किसी भी बिंदु पर। आप चाहो तो यहां पर कर लो, आप चाहो इस जगह ले लो, इस जगह ले लो, इस जगह ले लो, इधर भी चल सकते हैं। किसी भी बिंदु पर कौन सी जो ऑप्शन है वो सही बात कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। मान लो अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो यहां इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा। इन दोनों का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तो शून्य नहीं होगा। विद्युत विभव शून्य होगा, यह बिल्कुल सही बात है। विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर क्या होगा, शून्य। धनावेश के कारण यहां पर विभव धनावेश v हो जाएगा, जो भी परिमाण का होगा। उतनी ही दूरी पर यह है तो यहां पर माइनस v हो जाएगा। तो नेट विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव घटता है क्या? केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता है क्या? दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान तो नियत ही रहता है। शून्य है तो फिर नियत ही रहेगा, घटेगा क्या? विद्युत क्षेत्र आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, ये जो रेखा है इसके लंबवत, मिलाने वाली रेखा के लंबवत, यहां पर विद्युत क्षेत्र आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। लंबवत नहीं है, विद्युत क्षेत्र तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत नहीं है। इस धनावेश से तो दूर की तरफ है और ऋणावेश की तरफ है, तो लंबवत नहीं है, अक्षीय ही है। विद्युत क्षेत्र जो है वो तो कहता है अक्षीय ही है, लंबवत नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? आगे देखो, ये छोटा हो गया क्या? हाँ, इसका जवाब बताओ, देखें क्या होगा। क्या कर दें मैं? अरे क्या हो जाएगा? एक चालक को कुछ धनात्मक आवेश दिया जाता है तो उसका विभव सतह पर अधिकतम होगा, केंद्र पर अधिकतम होगा, संपूर्ण चालक पर समान होगा, या सतह एवं केंद्र के मध्य में कहीं अधिकतम होगा। हमने पढ़ा था किसी चालक गोले के सतह और उसके अंदर विभव सदैव नियत रहता है। विभव सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। विद्युत क्षेत्र खोखले गोले के अंदर 0 होता है, उसकी सतह पर होता है, लेकिन विभव सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है, संपूर्ण चालक पर समान होगा। ठीक है, संपूर्ण चालक पर समान होगा। कितने हो गए? चौबीस। एक और इसमें ही होगा, इसमें ही कर लेते हैं। हाँ, ये बता दो, देखें ये अभी मैंने बात बोली है। हाँ, खोखले चालक गोले के अंदर विभव का मान कैसा रहता है? नियत रहता है। विभव तो नियत रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? खोखले गोले के अंदर शून्य होता है। खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन और कभी करेंगे। चलो ठीक है।